आपका डिक्टेशन मासिक पत्रिका के अंक 15 से लिया गया है। आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, स्वरोजगार से जुड़े लोगों की एक बड़ी समस्या होती है उनकी मासिक आय का अनियमित होना। कभी कभी तो काफी अच्छी आमदनी होती है और कभी कभी परिवार का खर्च चलाना कठिन हो जाता है। छोटे स्तर पर या मध्यम स्तर पर स्वरोजगार करने वाला इस तरह की परेशानी से प्राय सामना होता रहता है। स्टॉप। उदाहरण के लिए शेयर बाजार से जुड़े लोगों की स्थिति पिछले 3 वर्षों से खराब चल रही है, जबकि इससे पूर्व शेयर दलालों, उप दलालों, मर्चेंट बैंकरों आदि को अच्छा काम मिल रहा था। इस तरह के रोजगार से जुड़े लोग हमेशा भविष्य का सही आकलन नहीं कर पाते हैं और इस कारण उनके लिए उस तरह की बचत योजनाओं में हिस्सा लेना कठिन हो जाता है जिसमें प्रत्येक माह एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। स्टॉप। पैराग्राफ। स्वरोजगार करने वालों को एक ऐसी बचत योजना चाहिए जिसमें इस बात की स्वतंत्रता हो कि बचतकर्ता समयानुसार जितना संभव हो उतना ही निवेश कर सके। सार्वजनिक भविष्य निधि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन चलने वाले विभागीय राष्ट्रीय बचत संगठन की ऐसी ही एक योजना है। पैराग्राफ। पीपीएफ में आप चाहें तो प्रत्येक महीने पैसा जमा करा सकते हैं और यदि आर्थिक संकट में है तो पूरे वर्ष में मात्र एक बार केवल 100 रुपए जमा करके भी अपने खाते को जीवित रख सकते हैं। लेकिन यदि किसी कारण से यह 100 रुपया भी आप किसी वर्ष नहीं जमा करा पाए तो कोई भी बात नहीं। इस 15 वर्षीय बचत योजना में प्रतिवर्ष न्यूनतम 100 रुपए की राशि के साथ 10 रुपए दंड के रूप में जमा कर आप अपना खाता जीवित रख सकते हैं। यदि यह भी नहीं करते हैं तो कोई भी बात नहीं है। आपने जितना रुपया अपने खाते में जमा किया है उस पर ब्याज जोड़कर जो राशि बनती है 15 वर्ष पूरा होने पर वह आपको मिल जाएगी। पीपीएफ में रुपया जमा करने नहीं करने की स्वतंत्रता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। पैराग्राफ। वर्ष में आप जब जब चाहें रुपया जमा करें, लेकिन एक वर्ष में आप अधिकतम 12 बार रुपया जमा कर सकते हैं। अर्थात आप चाहें तो प्रत्येक महीने एक बार जमा करें, लेकिन पूरे वर्ष में अधिकतम 12 बार तथा कुल राशि 60,000 रुपए तक ही जमा की जा सकती है। आगे उस वर्ष आप कोई जमा नहीं कर सकते। पैराग्राफ। महोदय, शासकीय प्रोत्साहन के कारण सोयाबीन खरीफ की एक मुख्य फसल बन चुकी है। पिछले 25 वर्षों में सोयाबीन कृषि के
अंतर्गत इसका क्षेत्र विस्तार सन 1970-71 के 0.3 हेक्टेयर की तुलना में वर्ष 1995-96 में 48.50 लाख हेक्टेयर से बढ़ चुका है और सन 2000 तक इसका फैलाव 73 लाख हेक्टेयर तक करने के भरपूर शासकीय प्रयास हो रहे हैं। हमारे देश में कृषि भूमि का विस्तार तो हो ही नहीं सकता। ऐसे में परंपरागत रूप से उगाई जा रही फसलों का ही स्थान सोयाबीन ले रहा है। ज्वार, मक्का जैसी फसलों के निरंतर घटते क्षेत्रफल के कारण सोयाबीन की खेती को अधिक बढ़ाने और लोकप्रिय करने और खाद्यान्न के रूप में गेहूं की निरंतर बढ़ती मांग के फलस्वरूप इसके बढ़ते बहाव से वर्ष 1996-97 में देश की गरीब जनता त्राही त्राही कर चुकी है। भारत सरकार भी इस गंभीर स्थिति का आकलन कर 40 लाख हेक्टेयर टन हेतु गेहूं विदेशों से आयात करने को विवश हुई है। ऐसे में परिस्थितियों का मनमाना अंदाजा लगाते हुए कृषि प्रणाली के बदलते स्वरूप को देश की आवश्यकताओं के अनुरूप सही दिशा न देकर हमारे राजनेता और शीर्ष अधिकारी स्वर्ण मृग रूपी विदेशी मुद्रा के मोहजाल में फंसकर निर्यात प्रोत्साहन के लिए सोयाबीन उत्पादन को आवश्यकता से अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। पैराग्राफ। देश में सोयाबीन उत्पादन और क्षेत्र आच्छादन की दृष्टि से लगभग 70% योगदान मध्य प्रदेश का है। मालवा, मध्य भारत महाकौशल से ज्वार, मक्का जैसी परंपरागत फसलें सिमट गई हैं और अब धान उत्पादन क्षेत्र छत्तीसगढ़ की बारी है, जहां प्रत्येक प्रदेश शासन 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन के बदलाव की योजना बना रहा है। आदिवासी और ग्रामीण अंचलों में चाहे ग्रामीण जन और कृषि मजदूर भूख से तरसें, लेकिन प्रदेश के कृषि विभाग का एक सूत्रीय कार्यक्रम है सोयाबीन की खेती का अधिक से अधिक विस्तार। कृषि प्रणाली के इस बदलाव के कारण परंपरागत फसलों की तुलना में इससे चाहे चारा भूसा कम मिले, पशुधन भूख से बिलबिलाता रहे, सोयाबीन का मानव खाद्य के रूप में प्रचलन भले ही न हो, सोया खाली का प्रदेश में पशु खाद्य के रूप में न्यूनतम उपयोग हो, लेकिन विदेशी मुद्रा के लाभ में सोयाबीन का फैलाव जरूरी है। ऐसी ही शासन की नीति बन गई प्रतीत होती है। इस नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका संगठित सोया उद्योग निभा रहा है। स्टॉप।